रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम काशिफ शेख। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 एंजाइम में आज हम लास्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इनहिबिटर। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बहुत अहम है। इनहिबिटर में से मोस्टली एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में आते हैं। तो सबसे पहले हम इनहिबिटर को समझेंगे, इनहिबिटर क्या चीज़ है, उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे और फिर एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने एक बात ज़हन में रखनी है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में एंजाइम और सबस्ट्रेट का रिलेशन बताया है कि एक स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ आके जुड़ जाती है और प्रोडक्ट बन जाता है। अब सबस्ट्रेट ने एक्टिव साइट पे आके जुड़ना होता है, ये आप सब जानते हैं। उसकी जगह इनहिबिटर आ जाते हैं। इनहिबिटर क्या होते हैं? लफ्ज़ से ही है, इनहिबिटर का मतलब स्टॉप करने वाला, रोकने वाला, इनहिबिट करने वाला। तो कोई भी केमिकल्स जो एंजाइम की एक्टिव साइट पे आके अटैच हो जाएं और वो प्रोडक्ट को ना बनने दें तो हम उसे इनहिबिटर कहते हैं। क्योंकि हमें ये बात पता है इनहिबिटर की सबस्ट्रेट ने एक्टिव साइट पे आकर अटैच होना होता है एंजाइम की। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं पहले, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एन इनहिबिटर इज अ केमिकल सब्सटेंसेस विच कैन रेक्ट इन प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट, यानी कि इनहिबिटर केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि रेक्ट करेंगे किसकी जगह? सबस्ट्रेट की जगह। किसके साथ? विद द एंजाइम, बट इज नॉट ट्रांसफर इनटू प्रोडक्ट, लेकिन उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। एंड दस ब्लॉक्स द एक्टिव साइट टेम्परेरली एंड परमानेंटली। या तो इनहिबिटर टेम्परेरी तौर पर ब्लॉक कर देंगे या मुकम्मल परमानेंट तौर पर, मुस्तकिल तौर पर एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देंगे और फिर कभी भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ये हमने एक डेफिनेशन पढ़ी कि इनहिबिटर ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो सबस्ट्रेट की जगह एंजाइम की एक्टिव साइट पे आके जुड़ जाते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं बनाते। वो करते क्या हैं? वो ब्लॉक कर देते हैं एक्टिव साइट को आर्जी तौर पर या मुकम्मल तौर, मुस्तकिल तौर पर। तो इसकी एग्जाम्पल्स हैं पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज के तौर पर। पॉइजन्स जैसे कि साइनाइड, बहुत ही मशहूर जहर तस्वर किया जाता है साइनाइड को। एंटीबायोटिक्स हैं, एंटी मेटाबोलाइट्स हैं। एंटीबायोटिक्स किसे कहते हैं? ऐसे केमिकल्स होते हैं ये जो किसी कीमियाई अमल में हिस्सा नहीं लेते, अमल में हिस्सा नहीं लेते, उन्हें हम एंटी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। वेस्ट, जैसे हमारी बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन होती है तो यूरिया बनता है पेशाब बनने के अमल में, तो यूरिया को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। अब यूरिया ने बॉडी में किसी के साथ रिएक्शन नहीं करना, क्योंकि अगर वो रिएक्शन करेगा तो बॉडी के फंक्शन को डिस्ट्रॉय कर देगा, इसलिए उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऐसे केमिकल जो किसी कीमियाई अमल में हिस्सा नहीं लेते उसे हम क्या नाम देते हैं? एंटी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। और कुछ ड्रग्स होती हैं जो इनहिबिटर का काम करती है। तो अगर आपसे इनहिबिटर पूछा जाए तो आपने इनहिबिटर की डेफिनेशन बतानी है और इसके एग्जांपल्स बताने, और एग्जांपल आपने ज़हन में रखिएगा। इन एग्जांपल को एज ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा और उनमें एक ऑप्शन को ऐड कर दिया जाएगा, जैसे एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडीज़ को आप देख लीजिएगा कि वो इनहिबिटर नहीं है, एंटीबायोटिक्स इनहिबिटर है। यानी कि ऑप्शन में आपको इन एग्जाम्पल के अलावा कोई चीज़ ऐड कर दी जाएगी, एमसीक्यूज बना दिया जाएगा। तो आपने इस पॉइंट को नोट कर लेना है। अब इनहिबिटर की 2 टाइप्स है, जिसे हम इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल इनहिबिटर कहते हैं। अब इरिवर्सिबल लफ्ज़ से ही है, इरिवर्सिबल आगे मैंने लिखा भी है परमानेंट। ऐसा इनहिबिटर जिसका जो इफेक्ट है वो परमानेंट हो। रिवर्सिबल टेम्परेरली, जिसका इफेक्ट टेम्परेरी हो और वो न्यूट्रलाइज कर लिया जाए, वो यानी कि ठीक कर लिया जाए आर्जी तौर पर। लेकिन इरिवर्सिबल परमानेंट तौर पर है। तो सबसे पहले हम इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स को पढ़ते हैं। इनहिबिटर क्या होते हैं? इरिवर्सिबल इनहिबिटर, सबसे पहली बात ये क्या करेंगे? दे चेक द रेट ऑफ रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा उसे स्टॉप कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे। कैसे? बाय ऑक्यूपाइंग, ये कब्जा कर लेंगे। कहां पे कब्जा कर लेंगे? एक्टिव साइट पर। एक्टिव साइट वो जगह एंजाइम की जहां पर आके सबस्ट्रेट ने अटैच होना होता है। ये एक्टिव साइट है, आप सब जानते हैं, बहुत दफ़ा मैंने बता चुका हूं। अब इसके ऊपर आके सबस्ट्रेट ने अटैच होना होता है
सबस्ट्रेट ने आकर अटैच होना होता है इसके ऊपर। अब इनहिबिटर इसके ऊपर आकर अटैच हो जाए, कब्जा कर लेंगे, इसके ऊपर आकर एक्टिव साइट पर कब्जा कर लेंगे और स्टॉप कर देंगे केमिकल रिएक्शन को। और मुकम्मल तौर पर जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है एंजाइम का वो बहुत ही एसेंशियल है, अहम है किसी भी एंजाइम के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जब ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ही तबाह हो गया तब ये केमिकल रिएक्शन कभी भी नहीं होगा। अब होता कैसे है, इसकी दो वजूहात कि एक्टिव साइट पर कब्जा कैसे होता है और रिएक्शन कैसे रुकता है और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कैसे होता है। सबसे पहली बात, दे ऑक्यूपाई द एक्टिव साइट बाय फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड। एक तो इनहिबिटर क्या करेंगे, वो एक्टिव साइट पर आकर कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे और आप सब जानते हैं कोवलेंट बॉन्ड बहुत मजबूत बॉन्ड होता है, इसको तोड़ना नामुमकिन होता है। और दे मे फिजिकली ब्लॉक द एक्टिव साइट। अब ये दूसरी बात है, और ये फिजिकली ब्लॉक भी कर देते हैं। एक्टिव फिजिकली ब्लॉक कैसे करते हैं, मैं आपको मिसाल के तौर पर, जैसे एक बहुत ही मोटा ताज़ा बंदा हो और वो चेयर पर बैठ जाए आके और 3 साल का बच्चा उसको उठा रहा हो खींच कर, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसका मास बड़ा है। इसी तरह इनहिबिटर जो होते हैं वो आकर सिर्फ ऐसे बैठ जाते हैं सब एक्टिव साइट के ऊपर, लेकिन बॉन्डिंग नहीं करते, तो फिजिकली ब्लॉक कर देते हैं आके किसी चीज़ को, आकर उसको रुकावट बन जाना और सबस्ट्रेट अटैच नहीं होती। इस वजह से ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो होता है एंजाइम का वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। दो तरीकों से एंजाइम का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, एक तो एक्टिव साइट पर इनहिबिटर आके कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, दूसरा फिजिकली ब्लॉक कर रहे हैं एक्टिव साइट को। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको, बुक में तो नहीं है लेकिन मैं आपको एग्जांपल इसकी समझा देता हूँ। आपने एग्जांपल भी लिख दे दी हैं, जैसे कि पॉइजन्स, जहर, ये कुछ जहर होते हैं जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर का काम करते हैं। और दूसरी एग्जांपल मैं आपको पेनिसिलिन की दे रहा हूं जो कि एक एंटीबायोटिक्स है। पेनिसिलिन क्या करती है बेसिकली, पेनिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक्स है, ये जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम डेट फॉर्म सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, जो सेल वॉल के बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है जिसको एंजाइम बना रहे होते हैं, ये पेनिसिलिन बेसिकली उन एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देती है जाके। तो जिसकी वजह से क्या हो, मैंने कहा परमानेंट तौर पर करती है, तो जाके डिस्ट्रॉय, हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए, तो पेनिसिलिन ने जाके सेल वॉल को डैमेज कर दिया। अब सेल वॉल जब डैमेज हो जाएगी, सेल वॉल तो एक प्रोटेक्शन होती है किसी भी बैक्टीरिया के लिए, वो उसको बचाती है माहौल से। जब सेल वॉल ही डैमेज हो जाएगी फिर बैक्टीरिया का बचना नामुमकिन हो जाएगा। तो इस वजह से जो है ये मुकम्मल तौर पर कहा गया इरिवर्सिबल जो होते हैं, ये परमानेंट तौर पर मैंने आपको बताया कि ये क्या कर देते हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं एक्टिव साइट को और डिस्ट्रॉय कर देते हैं ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को। यहां पर एंजाइम को तबाह किया, सेल वॉल जो बना रहे थे किसने, एंटीबायोटिक्स ने, और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया और उसके बाद बैक्टीरिया का बचना नामुमकिन हो जाएगा। उसके बाद आ जाए दूसरी टाइप है रिवर्सेबल इनहिबिटर। लफ्ज से ही है रिवर्सेबल, जिसके इफेक्ट को रिवर्स किया जा सके। कैसे, दे फॉर्म वीक लिंकेज विद द एंजाइम। अब ये कमजोर ताल्लुक बनाते हैं एंजाइम के साथ। मैंने आपको पहले बता दिया था रिवर्सेबल का इफेक्ट जो होता है वो टेम्परेरी तौर पर होता है, उसको खत्म किया जा सकता है उस असर को। दे फॉर्म वीक लिंकेज, ये कमजोर ताल्लुक बनाते हैं विद द एंजाइम। देयर इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज। अब जो इनका असर हुआ है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, यानी कि खत्म किया जा सकता है, कम किया जा सकता है मुकम्मल तौर पर या जुजवी तौर पर। बाय एन इंक्रीज, कैसे, जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे। जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, तो हम उन इनहिबिटर के असर को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि रिवर्सेबल है, जिसके इफेक्ट को रिवर्स किया जाए, न्यूट्रलाइज किया जाए, कम किया जाए, और ये टेम्परेरी तौर पर होता है, ये मुकम्मल तौर पर एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक नहीं करते। अब रिवर्सेबल इनहिबिटर दो तरह के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है आगे से। रिवर्सेबल इनहिबिटर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कम्पिटिटिव रिवर्सेबल इनहिबिटर और एक होता है नॉन कम्पिटिटिव रिवर्सेबल इनहिबिटर। ये बात बहुत अहम है। रिवर्सेबल इनहिबिटर की 2 टाइप्स हैं, कम्पिटिटिव रिवर्सेबल इनहिबिटर और नॉन कम्पिटिटिव रिवर्सेबल इनहिबिटर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कम्पिटिटिव इनहिबिटर। देखिए लफ्ज आप गौर से समझा करें, जब भी आप कोई सवाल याद कर लिया करें।
जो कॉम्पिटिटिव का लफ्ज़ है वो मुकाबले के लिए इस्तेमाल होता है, कंपटीशन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि चीज़ एक है उसको हासिल करने वाले कई हैं। अब यहाँ पर चीज़ क्या है, एक्टिव साइड है, हासिल करने वाले क्या दो हैं। जैसे मैं आपको पहले डायग्राम बना देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर ये एक्टिव साइड है, ये एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, ये एक्टिव साइड है। अब यहां पर कंपटीशन हो रहा है। कंपटीशन का मतलब है कि आके एक्टिव साइड पे कौन अटैच होगा। एक सबस्ट्रेट है और एक इनहिबिटर है। अब दोनों की स्ट्रक्चर सिमिलरिटी मिलती जुलती है, थोड़ा सा फर्क है स्ट्रक्चर सिमिलरिटी की वजह से। अब अटैच वो होगा जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ये बात ज़हन में रखिएगा, या तो सबस्ट्रेट या इनहिबिटर। तो अटैच वो होगा जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। तो ये कंपटीशन हो गया, अटैचमेंट किसने करना आगे। क्योंकि आपको पता है एक्टिव साइट की दो जगह होती है, पहले बाइंडिंग साइट होती है, पहले बाइंड होगा फिर कैटालाइटिक साइट स्टार्ट होगी। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया हुआ है। तो ये आपने थोड़ा समझ लेना है। तो स्ट्रक्चर सिमिलरिटी है, यानी कि उनका स्ट्रक्चर मिलता जुलता होता है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता होता है, जिसकी वजह से इनहिबिटर आके अटैच हो जाता है। और जब वो अटैच होता है तो आगे कैटालाइटिक एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि इनहिबिटर का स्ट्रक्चर मिलता जुलता है लेकिन असल स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट का ये है जिसने आके अटैच होना है। तो अटैच इनहिबिटर हो जाता है जिसकी वजह से आगे काम नहीं होता। ये मैं फर्दर भी आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी, क्योंकि स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है विद द सबस्ट्रेट दे मे बी सिलेक्टेड बाय द बाइंडिंग साइड। तो वो बाइंडिंग साइड से सिलेक्ट हो जाते हैं। बाइंडिंग साइट आपको पता है एक्टिव साइट की टाइप होती है, जहां पे एंजाइम ने सबस्ट्रेट ने आके एंजाइम पर अटैच होना है, बट आर नॉट एबल टू एक्टिवेट द कैटालाइटिक साइट। लेकिन वो कैटालाइटिक साइट यानी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करेगा, क्योंकि स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी थी सिर्फ, जिसकी वजह से धोखा हो गया एक्टिव साइट को। जैसे मैं आपको एक फिजिकली डायग्राम बना के दिखा देता हूं। जैसे आपके पास ये एक सबस्ट्रेट है, ये एक एंजाइम है, ये उसकी क्या है, एक्टिव साइड है। अब आपके सामने देखें, एक ये है, ये सबस्ट्रेट है, और एक ये इनहिबिटर है, ये सबस्ट्रेट है। अब देखें दोनों का स्ट्रक्चर मिलता जुलता है, तो गलती से ये आकर अटैच हो जाएगा यहां पर, लेकिन ये जगह तो खाली रहेगी, जिसकी वजह से बाइंडिंग तो हो जाएगी लेकिन कैटालाइसिस नहीं होगा, यानी कि केमिकल रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। जब केमिकल रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जब ये अटैच होती है तब प्रोडक्ट बनेगा, ज़हन में रखिएगा। तो कंपटीशन की वजह से इनहिबिटर आके अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैटालाइटिक साइट नहीं बनती और प्रोडक्ट या कैटालाइटिक साइट जो होती है वो एक्टिवेट नहीं होती, कैटालाइसिस नहीं होती, केमिकल रिएक्शन नहीं होता, और जिसकी वजह से प्रोडक्ट नहीं बनता। प्रोडक्ट तब बनेगा जब सबस्ट्रेट आके अटैच हो जाएगी। अब मैं आपको बुक के मुताबिक डायग्राम समझा देता हूं, जो बुक में बनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम बनी हुई है आपकी बुक में। आपकी बुक में 3 डायग्राम बनाई गई है इसको लेकर। सबसे पहले आपने इस सवाल को समझना है। 3 चीजें आपकी बुक में दी गई हैं। नंबर 1 दी गया है एक एंजाइम का नाम, जिसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज यानी कि एज का मतलब जिसमें एंजाइम आ जाता है, हाइड्रोजन को रिमूवल करने वाले को हम डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं, कि सक्सिनेट में से हाइड्रोजन को निकाल देना, ये एंजाइम है। अब आपको जो बुक में नाम सबस्ट्रेट का नाम दे रहे वो सक्सिनेट है, जिसको हम सक्सिनिक एसिड भी कहते हैं, और दूसरा एक इनहिबिटर का नाम दिया गया जिसे मेलोनिक एसिड बुक में आपके नाम दिया गया है, जो कि एक इनहिबिटर है। अब ये 3 बातें मैंने आपको समझाई हैं यहां पर, कि एक सबस्ट्रेट है सक्सिनेट जिसे सक्सिनिक एसिड कहते हैं, एक एंजाइम है जिसका सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है,
और एक इनहिबिटर है जिसका नाम मेलोनिक एसिड है या मेलोनेट है, ये भी आप याद रख सकते हैं। और याद रखिए जिसके एंड में एट आ रहा होता है, ATE आ रहा होता है, ATE, जैसे ATE, ATE और ATE, तो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। जहन में रखिएगा ये बात, ये आपको स्ट्रक्चर समझने में आसानी पैदा करेगा। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड या ग्रुप होते हैं, यानी कि उसमें COOH 2 होंगे जिसके एंड में 8 आ जाता है। तो ये मैंने आपको फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। अब कैसे, अब स्ट्रक्चर सिमिलरिटी है। ये एंजाइम है, सक्सिनेट सबस्ट्रेट है जिसका 4 कार्बन फार्मूला है, जिसके अंदर 4 कार्बन होते हैं। मेलोनिक एसिड के होते हैं 3 कार्बन होते हैं। अब जो प्रोडक्ट बनना है वो हम देख लेते हैं वो कितने कार्बन का होता है। फ्यूमरेट प्रोडक्ट बनेगा, फ्यूमरेट जो 4 कार्बन है। अब गौर से सुने, ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, सबस्ट्रेट आकर एंजाइम के साथ मिलेगी और क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा फ्यूमरेट। जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले थोड़ा सा और ड्रॉ कर देता हूं। जैसे कि ये सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड, ये मैं दरम्यान में एंजाइम को अटैच कर देता हूं जिसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, और दूसरा मैं इनहिबिटर का नाम अटैच कर देता हूं जिसका नाम है मेलोनिक एसिड या मेलोनेट। अब याद रखें ये सबस्ट्रेट है, ये इनहिबिटर है। सक्सिनेट जब सबस्ट्रेट एंजाइम के ऊपर अटैच होगी तो प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम है फ्यूमरेट या फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमरेट या फ्यूमेरिक एसिड। ये भी 4 कार्बन वाला है और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी 4 कार्बन वाला है। मेलोनिक एसिड 3 कार्बन वाला है। तो 1 कार्बन की कमी की वजह से स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी आ जाती है, लेकिन ये आकर एंजाइम के ऊपर अटैच हो जाएगा लेकिन प्रोडक्ट कोई नहीं बनेगा क्योंकि वो इनहिबिटर है। इनहिबिटर कभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करता। तो ये आपने जहन में रख लेनी है बात। अब मैं आपको बुक के मुताबिक डायग्राम समझा देता हूं। जो बुक में आपकी डायग्राम बनी हुई है, अगर हम सक्सिनेट का फार्मूला देखें तो मैंने आपको कहा कि 2 उसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसे 2 होते हैं, देखें पहले आप 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप डाल लें। ये 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये लें, ये 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं। 4 कार्बन है, 1 कार्बन ये आ गया और 1 कार्बन ये आ गया। ये आपके पास 4 कार्बन हो गए। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, वैलेंसी पूरी कर दें। अब ये जो फार्मूला बना है ये सक्सिनेट का बना है, ये बात ज़हन में रखिएगा, ये सक्सिनेट का बना है। मेलोनिक एसिड का फार्मूला देखें कैसा होता है। दोनों तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप और 1 कार्बन और अटैच कर दें क्योंकि 3 कार्बन होते हैं। तो ऑलमोस्ट आप देखें दोनों का स्ट्रक्चर मिलता जुलता है, लेकिन 1 कार्बन नहीं है यहां पर। ये 4 कार्बन है, 3 कार्बन है, लेकिन ये मिलती जुलती चीज है। इसी मिलते जुलती चीज होने की वजह से क्या होता है कि ये सेलेक्ट हो जाता है सबस्ट्रेट की जगह एक्टिव साइट पर और फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। अब हम डायग्राम बना के देख लेते हैं। बुक के मुताबिक हम डायग्राम बना रहे हैं, आखिरी बात है हमारी, और इस तरह हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सबसे पहले आपने एक सबस्ट्रेट बनानी है जिसका नाम है सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट। आपने इसी स्ट्रक्चर को जो बनाया हुआ है मैंने, इसी को आपने अटैच करना है। तो इसके बाद आप पहले आप 4 कार्बन लिख देंगे, ऐसे ये बनाना भी सीख लें साथ साथ। तो इस तरह आपने 4 कार्बन पहले ऐड कर देने हैं। ये 4 कार्बन आपने इस तरह ऐड कर देने हैं। और कार्बोक्सिल ग्रुप है जिसमें से हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं, इसलिए उनके ऊपर चार्ज नेगेटिव आ गया है। उसके बाद कार्बन की वैलेंसी पूरी कर देनी है, हाइड्रोजन अटैच कर दें।
उसके बाद इस तरह ऑक्सीजन लगा दें। अब आप ये देखें, -4 ना लगाएं यहां पर। अब ये आपके सामने एक सक्सीनेट बन गया जो मैंने आपको यहां पे बताया, दोनों तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप है, H रिमूव है यहां पर। अब इसी स्ट्रक्चर को यहां दिखाया गया है, ये H यहां से रिमूव किए गए हैं, एक H यहां से, एक H यहां से। अब ये सबस्ट्रेट है। अब ये सबस्ट्रेट है तो अब हम देखें, एंजाइम बना लेते हैं कि ये एक्टिव साइट पे अटैच कैसे हो रहा है। ये आपके सामने देखें, इस तरह आपने करना है, इस तरह लाना है इसको, इस तरह लेके आना है, इस तरह लेके आना है, इस तरह कर लेना है, और उसके बाद आपने इसको इस तरह बना लेना है। तो आपके सामने देखें कि एंजाइम की एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट आके अटैच हो गई है। तो मतलब कहने का ये कि ये सबस्ट्रेट है जिसका नाम है सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड, और ये एंजाइम है जिसका नाम है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेज का मतलब इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन इसमें से रिमूव हो जाएंगे। तो आपके सामने देखें, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। उसी तरह का आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे दोबारा। उस तरह का स्ट्रक्चर दोबारा ड्रॉ कर लेंगे आप, और यहां पर आप हाइड्रोजन लगा देंगे, ये क्योंकि ये रिमूवल हो गए हैं, और ये रिमूवल हो गए हैं, और जो प्रोडक्ट बना है वो कौन सा बना है वो देख लेते हैं। बाकी पूरे को आपने ऐसे लिख देना है, ये पूरे को आपने बिल्कुल सेम इसी तरह लिख देना है, O डबल बॉन्ड C, फिर कार्बन, फिर C डबल बॉन्ड O। ये आपके सामने हाइड्रोजन क्योंकि 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गए हैं, और यहां पर आपने माइनस का निशान शो कर देना है। तो इस तरह ये आपके पास जो प्रोडक्ट बना है वो बेसिकली क्या है, वो फ्यूमेरिक एसिड या फ्यूमारेट बना है। फ्यूमेरिक एसिड या फ्यूमारेट बना है। तो ये सबस्ट्रेट एंजाइम के ऊपर अटैच हुई और प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट कौन सा है, फ्यूमारेट। अब देखें, अब इसी की जगह एंजाइम पर इनहिबिटर कैसे अटैच हो जाता है आके। आखिरी बात, ये हमारे पास सबस्ट्रेट थी, अब हम लिखने लगे हैं ये स्ट्रक्चर जिसका नाम है मेलोनिक एसिड, जो कि इनहिबिटर है। मेलोनिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे आप उसी तरह। ये आपके सामने देखें, क्योंकि 3 कार्बन थे, मैंने आपको यहां भी बताया 1 2 3 कार्बन है मेलोनिक एसिड के। अब यहां पर आपने हाइड्रोजन लगा देना है और यहां पर आपने ऑक्सीजन लगा देना है। तो अब आपके सामने 1 कार्बन की कमी है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है। 1 कार्बन की कमी की वजह से ये सिमिलरिटी रख रहा है, तो ये आकर अटैच हो जाएगा किसके साथ, ये अटैच हो जाएगा एक्टिव साइट के ऊपर। ये देखें, ये आकर एक्टिव साइट के ऊपर अटैच हो गया। लेकिन क्योंकि ये इनहिबिटर था तो ये नो प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो अटैच हुआ है आके एंजाइम के साथ, ये एंजाइम है जिसे हम कहते हैं सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज, जैसे ऊपर भी लिखा हुआ है। ये इनहिबिटर आया है जिसका नाम है मेलोनिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। मेलोनिक एसिड क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव है, कंपटीशन में आया था, तो जिसकी वजह से ये सबस्ट्रेट में कन्वर्ट नहीं होगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसी वजह से आपसे सवाल में पूछा जाता है इनमें से कौन सा इनहिबिटर है, इनमें से कौन सा इनहिबिटर है, फ्यूमेरिक एसिड, सक्सिनिक एसिड या मेलोनिक एसिड। तो आपने मेलोनिक एसिड पे टिक करना है। तो मेलोनिक एसिड इनहिबिटर है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करेगा। ये एंजाइम, ये सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट बनेगा फ्यूमारेट। ये एंजाइम, ये इनहिबिटर, प्रोडक्ट नहीं बनेगा।
क्योंकि स्ट्रक्चर सिमिलरिटी है, तो आपने ये देख लेना, बहुत अहम है, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। और लास्ट में एक छोटी सी डेफिनेशन है जिसे हम कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये कंपटीशन नहीं है यहां पर कोई भी, इसका फंक्शन डिफरेंट है कंपटीशन से। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता क्या है? देखें जी, यहां पर बताया जा रहा है कि दे फॉर्म एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। आपने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तो पढ़ा था, लेकिन यहां पर एंजाइम और इनहिबिटर का कॉम्प्लेक्स, यानी कि इनहिबिटर एंजाइम के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा। कहां पर? एट अ पॉइंट अदर देन एक्टिव साइट, एक्टिव साइट की दूसरी जगह, एंजाइम की एक्टिव साइट की जगह, क्योंकि एक्टिव साइट कई होती हैं, 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 एक्टिव साइट हो सकती हैं। तो एक्टिव साइट की एक जगह पर ये आकर क्या कर लेगा कि ये इनहिबिटर एंजाइम के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा। जब ये आकर बैठ जाएगा तो दे अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम इन सच अ वे दैट, और ये चेंज कर देगा एंजाइम के स्ट्रक्चर को इस तरह कि अगर इफ जेन्युइन असल सबस्ट्रेट भी अगर एंजाइम की आ जाए एक्टिव साइट पर, वो बाइंड नहीं होगी, और बाइंड नहीं होगी तो कैटालाइज फेल हो जाएगी, केमिकल रिएक्शन वजूद में नहीं आएगा। अब ये कैसे? पहले डायग्राम समझ लेते, फिर दोबारा तो थ्योरी, फिर हमारा सवाल ये खत्म हो जाता है। अब ये आपके पास एक एंजाइम है, यह उसकी एक्टिव साइट है। अब ये सबस्ट्रेट आई है इसके साथ अटैच करने के लिए, ये सबस्ट्रेट ने आके इसके साथ अटैच होना है, लेकिन ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, ये एक्टिव साइट है। जो इनहिबिटर है वो यहां किसी और जगह पर अटैच हो जाएगा आकर। ये इनहिबिटर है जो अटैच हो गया। जब ये अटैच हो गया तो इसने अब स्ट्रक्चर को देखकर चेंज कैसे किया, ये देखें, अब ये स्ट्रक्चर एक्टिव साइट पे चेंज हो गया। अब सबस्ट्रेट देखें, जेन्युइन सबस्ट्रेट तो पड़ी हुई है वैसे के वैसे, ये देखिए आपके सामने वो तो मौजूद है, जेन्युइन सबस्ट्रेट तो मौजूद है, लेकिन अटैच कैसे हो? क्योंकि स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, बाइंडिंग ही नहीं होगी। जब बाइंडिंग नहीं होगी तो कैटालाइसिस भी नहीं होगी। यही बात बताई जा रही है, दे फॉर्म एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स एट अ पॉइंट अदर देन एक्टिव साइट। अब ये एंजाइम और इनहिबिटर का कॉम्प्लेक्स बन गया एक्टिव साइट से दूर। दे अल्टर द स्ट्रक्चर, अब आपके सामने देखें, यहां पर एक्टिव साइट कैसी है, यहां पर एक्टिव साइट चेंज हो गई। और इन सच वे, इस तरह डैट इफ जेन्युइन सबस्ट्रेट, अगर इसकी असल सबस्ट्रेट भी आ जाए तो वो बाइंड भी नहीं होगी और वो कैटालाइसिस भी नहीं होगी, यानी कि केमिकल रिएक्शन भी स्टार्ट नहीं होगा। तो ये हमारा सवाल है। अगर आपने एक और एग्जांपल देनी है तो वो भी दे सकते हैं आप। जैसे कि ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है, जैसे हम मैट्रिक में पढ़ा होगा, उसका लास्ट स्टेप है फॉस्फो इनोल पायरोवेट, कन्वर्ट होता है पायरोवेट में एक एंजाइम की मदद से जिसका नाम है पायरोवेट काइनेज। पायरोवेट काइनेज अब इस एंजाइम के साथ आकर एक अमाइनो एसिड, इसका नाम है एलानिन, वो अटैच हो जाती है, जो इनहिबिटर का काम कर रही है। जब वो अटैच हो जाएगी तो वो इसको कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होने देगी, यानी कि ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा यहीं पर। क्योंकि अगर ये ना आती एलानिन तब तो रिएक्शन होता और पायरोवेट बन जाता, लेकिन यहां पर फॉस्फोइनोल पायरोवेट ने कन्वर्ट होना था पायरोवेट में एक एंजाइम की मदद से जिसका नाम है पायरोवेट काइनेज। एलानिन इसके साथ अटैच हो जाएगा, एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और सबस्ट्रेट वैसे की वैसी मौजूद होगी और प्रोडक्ट नहीं बनेगा और रिएक्शन रुक जाएगा। तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो ये हमारा सवाल है इनहिबिटर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह हमारा चैप्टर ये खत्म हो गया है, 3rd चैप्टर। अब हम चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। अब तक के लिए इतने, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।